ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एक छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों। ये क्या होता है आगे बताएंगे। सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको फाई से डिनोट करते हैं बच्चों। ये बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह होता है, तो जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स छूट गया है वो यहां देख ले। मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी खत्म हो जाए, मतलब वो भी आप पढ़ लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी डॉट ए। अब एरिया वेक्टर का सबको नॉलेज होना चाहिए। टू एरिया वेक्टर क्या होता है? जैसे ये बोर्ड एक एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है ना, ये रेक्टेंगल है ना बोर्ड, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी। लेकिन इसका वेक्टर एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसीलिए आप क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि प्लेन एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में 30 डाल देते हैं, लेकिन नहीं, हमें एंगल एरिया वेक्टर और बी के बीच का डालना है, प्लेन और बी के बीच का नहीं। तो एरिया वेक्टर अगर प्लेन बना रहा है एंगल 30 डिग्री, तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा? 60 डिग्री। ठीक है ना। जैसे मान लो ये प्लेन है, एक रेक्टेंगल है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये रेक्टेंगल है, साइड से देख रहा हूं, तो रेक्टेंगल जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। कैसे बच्चों? ये एरिया वेक्टर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। तो याद रखना, मतलब ये कॉमन मिस्टेक वहां भी है, ये यहां भी है। ठीक है, दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एरिया वेक्टर अगर कभी दिया हो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है ना, क्लियर है? अब आगे बढ़ते बच्चों, ये फॉर्मूला बी डॉट ए है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब बी की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब पूरे सरफेस के लिए बी का वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। जब बी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो बच्चों, तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, या डी ए कहो डी एस कहो, बात एक ही है बच्चों। जब ये कांस्टेंट ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका है फ्लक्स निकालने का। बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है वेबर। इसको WB लिखते हैं। ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हो बच्चों? जैसे वेबर तो है, इसको लिख सकते हो और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। बच्चों बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ए का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या टेस्ला को भी वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों बात है, तो दोनों उल्टा याद रखना कि वेबर मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस यूनिट भी मैंने बताया था, मैक्सवेल। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल। mx से डिनोट करते हैं। ये इसका कौन सा यूनिट है बच्चों? एसआई। और ये इसका सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है? 10⁸ 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है ना। वेबर इसका एसआई यूनिट होता है और मैक्सवेल इसका। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो डायरेक्ट चलिए एक ही क्वेश्चन इसका पीवाईक्यूज में आया हुआ है, वो क्वेश्चन हम लोग निपटा देते हैं। इसके भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि ईएमआई एक डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इसके लगभग सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। बच्चों देखो इसको निकालते हैं। पहले हम लोग पढ़ लो सब लोग, क्वेश्चन 2017 में आया है। हाँ 24 में भी आ रखा है सेम क्वेश्चन। ठीक है, 24 में भी आया, वो भी कर लेंगे। अभी नई वाली बुक मुझे दे देना, वो भी कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। 24 और 17 दोनों में है, तो पहले 17 वाला कर लो। अरे ये तो फ्लक्स का है ही नहीं, इधर दिया क्यों है इधर? अरे ये फ्लक्स का नहीं है, ये ईएमएफ पूछा है। तुम देना नई बुक, दो बेटा।
नए बुक में दे दो, नए बुक में। ये ईएमएफ का क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते इसको, ये आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये फ्लक्स का प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, मैंने सोचा फ्लक्स का क्वेश्चन होगा, तो ये प्रॉपर क्वेश्चन फ्लक्स का नहीं है। एक बता रहा है सार्थक 2024 में है ना, पेज 168 ना, हाँ 2024 वाला है। तो 2024 वाला अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप लोग का थोड़ा मैथ लगता है। तो मैं मैथ में एक बात बताना चाहता हूं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकल सकता है। एक तो ये तरीका है कि बी ए कॉस थीटा, जब बी पता हो ए पता हो, उसके बीच में एंगल पता हो। एक दूसरा तरीका डॉट प्रोडक्ट का क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे अगर बी वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और एरिया वेक्टर दिया हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बच्चों ये दिया हो तो ए डॉट बी क्या होता है, तो ए डॉट बी डायरेक्ट याद रखो ए एक्स इंटू बी एक्स, डायरेक्ट आई आई वाले को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए वाई इंटू बी वाई, जे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। आई मत लगाना, अब मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ मत लगाना, आई जे सब गया, और नीचे वाले यहां क्या करोगे ए जेड इंटू बी जेड। ये 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी कॉन्सेप्ट पे था। तो अब पढ़ता हूं बच्चों, एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस है, 2024 में ये क्वेश्चन आया था, 2024 में एक सर्कुलर कॉइल है। तो पहला इंफॉर्मेशन सर्कुलर है, सर्कुलर है, उसका रेडियस दे रखा है r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, बच्चों बी का फॉर्मूला दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस है, बी की वैल्यू दे रखी है 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, और इसकी जो यूनिट दे रखी है बच्चों ये 1 है, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है मिली टेस्ला, मिली टेस्ला मतलब 10⁻³ मिली हो तो उसको टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ और बोल रहा है बेटा द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉइल, सुनो ध्यान से, बोल रहा है आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉइल इज 0, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉइल इज 0.6 आई कैप, तो मैथ का ही पेपर दिलवा लेता ये 0.8 जे कैप, ठीक है। ये क्या दे रखा है यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर दे रखा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बच्चों डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं बोला था कि मैथ का दिलवा लेता पेपर, गधा कहीं का, ठीक है कोई बात नहीं, धैर्य रखो बच्चों, होता है ऐसा जीवन में। वैसे भी 2024 का पेपर है, इधर ध्यान दो। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, जैसे आई कैप क्या है बताओ, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो बच्चों ये भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर कहां पे है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये बता रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया है, मतलब बच्चों ये ए कैप है, एरिया कैप है, ये क्या है एरिया कैप है। यूनिट वेक्टर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया के डायरेक्शन में कौन होता है, ए वेक्टर होता है। तो ये यूनिट वेक्टर किसके तरफ है, ए की तरफ, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया है ए कैप। जैसे एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है आई कैप, जो वाई की तरफ यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है जे कैप। वैसे यहाँ पे जो एरिया वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर है, यानी ये अगर इसका एरिया बाहर है तो एरिया वेक्टर की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम क्या रख दिया मैंने ए कैप। लेकिन बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमें जब फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स ही निकालने को बोला है ना, यहां पे हमें जब फ्लक्स निकालना है बेटा, तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। लेकिन यहां पे ए कैप नहीं चाहिए, मुझे ए चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो बच्चों अगर यूनिट वेक्टर दिया हो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है मॉड ए इंटू ए कैप, मॉड ए इंटू ए कैप, मॉड ए इंटू ए कैप।
ए कैप गिवन है। ए कैप क्या बताता है? डायरेक्शन। जैसे एक वेक्टर में क्या क्या होता है बताओ? एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को हमेशा इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं? कैसे निकाल सकता हूँ बच्चों? पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। बेटा -4 क्यों किया है समझ में आ रहा है आपको? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है ना। तो ये क्या हो गया? ए हो गया। ए कैप कितना है? 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ये ए कैप है। तो ये टोटल वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर। अरे मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दिया ए कैप में, मैग्नीट्यूड का मल्टी। तो ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा वेक्टर मिल गया। अब पूरा वेक्टर अगर मिल गया तो अब इसको सॉल्व करना। अब देखो कुछ लोग को यार्कर बाउंसर जा रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। मतलब इस तरह से समझ लो, क्या ही कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अगर दे रखा है, यूनिट वेक्टर अगर दे रखा है और वेक्टर आपको चाहिए तो उसमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये एरिया कैप का डायरेक्शन है। मुझे कैसे पता चला एरिया कैप का डायरेक्शन है? तो क्वेश्चन में बोला था कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ये है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है? एरिया वेक्टर। तो यानी एरिया वेक्टर का कैप है। अब बच्चों आपको वो पुराना वाला काम करना है। तो पुराने वाले काम में मैंने क्या बताया था? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? बी डॉट ए। तो तुम क्या करोगे? आई वाले कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई करो। तो आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? 0.6। इधर से शुरू करो, ये अंदर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो ए में देखो क्या क्या है? तो पाई इंटू, इसको सॉल्व कर लो जरा, 10 का स्क्वायर तो 10⁻⁻²। अरे ये सॉल्व किया हूं। 10⁻⁻² इंटू 0.6। ये ए का आई कंपोनेंट हो गया। उधर बी का आई कंपोनेंट क्या है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। प्लस फिर से एक आपको कौन सा कंपोनेंट निकालना है? जे वाला। तो कितना है? पाई इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.8 इंटू इसका वाला कितना है? 0.5 इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। तो जो भी कॉमन हो सकता है कॉमन ले लो। तो पाई इंटू 10⁻⁻² कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 0.6। यहां अंदर क्या बचेगा? 0.4। वो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे मैंने एक और मिस्टेक हुआ है यहाँ पे बच्चों। 10⁻³ भी तो करना पड़ेगा ना उसका। तो लास्ट में कर देना चलो। तो 10⁻³ क्या हो जाएगा? -3। ये -3 क्यों किया समझ में आ रहा है? जो मिली टेस्ला था उसको टेस्ला में बदलना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई इंटू 10⁻⁻²। तो हो जाएगा -5 टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। आंसर देखता हूं। उसके बाद भी तुम आंसर निकाल पाओ तो बताओ, या उसके बाद भी आंसर बताओ। चलो ये आंसर आ गया ना। अब देखो आंसर कैसे दिया है, ये बहुत पिट के मानेगा आज। आंसर कैसे दिया है? देखो आंसर दिया है, ये ए ऑप्शन दिया है 0.314 माइक्रोवेव वेबर, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दिया है 3.14 इंटू माइक्रोवेव। इसका इलाज ही कर लेते हैं, पहले इलाज कर लेना। देखो पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? 3.14। तो ये कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 10⁻⁻5। अब इधर ध्यान से देखो बेटा। अब इसको माइक्रो बनाने के लिए ये 6 होना चाहिए यहाँ पे। अरे दुख तो जाओ। इसको यहाँ क्या बनाना है? -6। -6 बनाना है कि नहीं बनाना है बताओ? तो -6 बनाने के लिए क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे ना, तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा बच्चों। अगर इसको मुझे -6 बनाना है तो -6 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करोगे ना पूरे इक्वेशन को। तो यार जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। तो आंसर कितना आएगा? 31.4 इंटू 10⁻⁻6 होगा।
अरे बेटा 10 से डिवाइड किया तो ये -5 हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल इधर आ जाएगा ना, 3.14 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 31.4 माइक्रोवेबर। ऑप्शन सी, गोली मार दिया जाएगा इसको। हाँ शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक समझ में आ गया तुमको? पहले बताओ। लॉन्ग ट्रिक है ना, तो अब शॉर्ट ट्रिक B.A करना है, और क्या कर सकते हो? हाय शॉर्ट ट्रिक बताऊं, करोगे? लेकिन मेरे को फिर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, हम नहीं जानते। हाँ कुछ नहीं करना है, जैसे देखो दिमाग कितना चलना चाहिए बस। देखो B दे रखा था ना, B कितना दे रखा है, मैं उल्टा ही पढ़ रहा हूं बुक। 1 i कैप प्लस 0.5 j कैप, A कैप दे रखा है, A कैप कितना दे रखा है 0.6 i कैप प्लस 0.5, 0.8 होना चाहिए यार, कहीं तो 0.8 था, कहीं तो 0.8 था। हाँ 0.8 जे कैप, ये यूनिट वेक्टर ये है ना। तो बच्चों देखो, अगर A डॉट, तुम्हें B डॉट A निकालना है, B डॉट A निकालना है, तो देखो A का, A को A की आत्मा का हरण कर लूं तो ये क्या लिख सकता हूं, A इंटू B डॉट A कैप। अरे सुनो ध्यान से, A पहले मैग्नीट्यूड ही बाहर निकाल दिया, B डॉट A कैप, डायरेक्ट डॉट ले लो, डायरेक्ट डॉट लेगे तो कितना आएगा 0.6, लेकिन यूनिट याद रखना है एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। 0.6 प्लस 0.4 कितना आएगा 1 आया ना। अब उसमें A मल्टीप्लाई होना बाकी है अभी, A कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। अब सब यूनिट का ध्यान दो, यहां 10⁻³ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वहां एम्प्टी था। और एरिया मल्टीप्लाई करना है, एरिया कितना आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना था 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴। आंसर आ गया, नहीं आ गया आंसर? अरे एरिया में गलत लिख दिया, एरिया तो यहां डाल ही दिया ना मैंने, ये एरिया हटा दो यहां से, क्योंकि एरिया तो डाल दिया ना यहां। तो कितना देगा पाई 10⁻⁻3, ये 10⁻² -2 कितना आएगा 10⁻⁻5, यही तो आया था। अरे -5 आया था, 6 हमने बनाया था फिर बाद में। क्यों बनाया था, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही ज्यादा कर सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। मत बना अपना शॉर्ट ट्रिक गधा के बिना मतलब का। लो भैया लो, किसका है वो? चलो ठीक है, हो गया डन। अरे देखो तुम कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आना है इसमें, बहुत पिटोगे तुम, बहुत पिटोगे। बच्चों फैराडेज एक्सपेरिमेंट आप लोगों में आया था? सुनो अब ध्यान से, अरे फ्लक्स क्लियर है कि नहीं सबको? फ्लक्स क्लियर है ना? तो जल्दी जल्दी कुछ बात बताता हूं, ध्यान दो। फैराडेज नामक एक व्यक्ति थे, वो बहुत इमोशनल हुए। इमोशनल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने बोला कि जब करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, अरे आई से बी बनता है, हमें पता है ना, पूरे चौथे चैप्टर में वहीं तो पढ़े हो कि आई से बी बना रहे थे। तो उन्होंने बोला आई से अगर बी बनता है तो बी से क्या बनेगा, आई बनेगा। आई से अगर बी बन रहा है तो बी से क्या बनेगा, आई बनेगा।
तो फैराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फटाफट समझ लो। ये एक्सपेरिमेंट समझ लोगे तो तुम्हें बात समझ में आएगा, ईएमआई का आत्मा समझ में आएगा। ठीक है, आत्मा ईएमआई का क्या है। तो फैराडे ने क्या किया, सुनो ध्यान से, एक कॉइल लिया, अरे कॉइल समझ रहे हो ना, कोई भी सर्कुलर कॉइल है, उसको लपेट दिया और उसके बाद वहां पे उसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब तो गैल्वेनोमीटर तुम लोग देख भी लिए ना लैब में जाके, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, फिर वो मैग्नेट को कभी इधर रखे, क्योंकि एन से क्या बनाना था उनको, करंट बनाना था। मैग्नेट को कभी इधर रखे, उधर रखे, ऊपर रखे, नीचे रखे, कुछ नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं ऐसा कि गुस्से में फेंक दिया, जब गुस्से में फेंक दिया तो हो गया। समझ में आएंगे नहीं। तो जैसे ही इसने देखा कि मैग्नेट को अगर मैं मूव कराऊं तो मैग्नेट को मूव कराने से इसमें करंट आ रहा है, मान लो इस मैग्नेट को पास लेके जा रहा है वो, तो इसमें करंट आ रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर वो दूर लेके जा रहा है तो करंट उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, और कहीं पे मैग्नेट को रोक दे रहा है तो करंट नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो उसने समझा कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन होगा तभी ईएमएफ या करंट आता है, तभी करंट आता है। इसको बोला कि करंट इंड्यूस होता है। क्या बोला, करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। इंड्यूस होने का मतलब क्या है बच्चों, कि बिना टच जब कोई चीज आए तो उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस होना। मतलब मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था कि प्रेरित करना, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। मतलब जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया था गलत वे में, मकसद वाले ट्रेन करते हैं, मकसद वाले है ना कि जाके कूद जाओ बॉर्डर पे, जान दे दो, ठीक है, तुम्हें जाना जन्नत जाना है, ठीक है। तो ट्रेन, तो उसमें क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं ना, तो खुद काम ना करके क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, बड़ा टच नहीं करते। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुनो कोई बात नहीं। तो देखो, अरे मैं समझाने के लिए, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईएमआई, ठीक है। सुनो कोई बात नहीं, वैसे भी कोचिंग का नाम श्री राम एजुकेटर है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ा बहुत हम कट्टर सनातन संस्था है तो हमसे ये सब उम्मीद की जा सकती है, उसमें कोई गलत बात नहीं। इधर देखो, तो बच्चों इन्होंने क्या किया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब ये पास लेके जा रहे थे तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जब दूर लेके जा रहे थे तो दूसरे डायरेक्शन में, और जब ये रोक दिया तो कोई मैग्नेटिक, कोई करंट नहीं आया। तो बच्चों देखो, इसमें एक वर्ड बार बार यूज होगा, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है विदाउट टच। ये करंट आया इसके अंदर तो मैग्नेट ने टच नहीं किया कॉइल को। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। इंडक्शन में टच नहीं होता है मटेरियल पे। जैसे आप घर में इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन का पैन होता है ना जिसपे खाना बनाते हो, तो इंडक्शन में भी देखो पैन जो नीचे सरफेस होता है वो हीट नहीं होता है, केवल कंटेनर हीट होता है। उसका भी रीजन क्या है, तो उसका रीजन एडी करंट होता था, सिलेबस से हट गया है, लेकिन वो भी विदाउट टच होता है, मतलब हीट टच नहीं करता है पैन को, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ समझ में पहले, मतलब यहाँ पे सारी चीजें विदाउट टच होगी। होगा क्या, मैग्नेट यहाँ पे आगे या पीछे मूव कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। फैराडेज ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, ध्यान से समझो तब तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो ये 3 एक्सपेरिमेंट के बिना चैप्टर नहीं समझ में आएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया फैराडेज ने, कि मैग्नेट को रोक दिया। मैग्नेट को क्या कर दिया, रोक दिया। रोकने के बाद कॉइल को मूव कराया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कॉइल को मूव कराया। तो कॉइल को मूव कराया तो सेम रिजल्ट देखने को मिला कि जब तक कॉइल मूव होता रहा तब तक करंट आता रहा, और कॉइल इधर मूव कराया तो करंट एक डायरेक्शन में आया, कॉइल उल्टा मूव कराया तो करंट दूसरे डायरेक्शन में आया। तो इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट, पहले से इन्होंने लॉजिक क्लियर किया कि जब मैग्नेट मूव करता है तभी तक करंट आता है। दूसरे से लॉजिक क्लियर किया कि नहीं, अगर मैग्नेट रुका रहे, कॉइल मूव करे तो भी करंट आ जाता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया सोच समझ के। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट बच्चों उन्होंने इस तरीके से 2 सोलेनॉइड ले लिए, एक सोलेनॉइड को इसके ऊपर लपेट दिया और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। समझे ना, सोलेनॉइड। एक और सोलेनॉइड यहां पे लिया और यहां पे उन्होंने बैटरी लगाया और साथ में एक की लगा दिया। की जानते हो ना तुम लोग, ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या पाया कि जैसे इसको उन्होंने ऑन किया, जैसे इसको उन्होंने ऑन किया, इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, क्षणिक, मोमेंटरली। कैसा डिफ्लेक्शन हुआ, मोमेंटरली, एक क्षण के लिए। जैसे स्विच को ऑन किया
तो ऐसे पॉइंटर इधर गया फिर वापस आ गया, मतलब जाके तुरंत वापस आ गया। फिर उन्होंने देखा कि जब करंट ऑन रहा, इसमें करंट ऑन रहा तो पॉइंटर एकदम बीच में रहा, मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने ऑफ किया तो पॉइंटर इधर जाके वापस आ गया। तो करंट कब कब आया? 2 बार आया, जब ऑन किया और जब ऑफ किया। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि करंट तभी आ रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। करंट कब आ रहा है? जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। तो देखो बच्चों, यहां जब मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट आ रहा है, जब दूर लेके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट रही है तो करंट आ रहा है। मतलब उन्होंने दिमाग लगा लिया कि जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के थ्रू चेंज होगा तभी करंट आएगा। यहां भी क्या हुआ कि जब वो ऑन किए तो अचानक मैग्नेटिक फील्ड 0 से B हुई। अरे ये मैग्नेट की तरह काम करेगा ना, तो ऑन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? 0 से B। जब ऑन किए रहे तो मैग्नेटिक फील्ड B रहा, तो चेंज नहीं हुआ। जैसे मैग्नेट को रोक दिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो B था लेकिन चेंज नहीं हो रहा था, तो करंट नहीं आया। फिर जब ऑफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? B से 0, तो फिर चेंज हुआ। तो उन्होंने पता लगा लिया कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तब करंट आएगा। तो बाद में उन्होंने और रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ या करंट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जब जब क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, तब तब ईएमएफ या करंट आएगा। तुम सुनो, इस पूरे चैप्टर का जिस्ट मैं एक बार में बता रहा हूं। फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो फराडे ने यह बात बोल दिया कि जब जब फाई में चेंज होगा टाइम के साथ, मतलब टाइम बढ़े फाई में चेंज हो, तब तब करंट आएगा। तो तुम बताओ फाई को कैसे कैसे बदल सकते हो? ध्यान से सुनो, बी बदल के। तो तुम क्वेश्चन कुछ देखना, कुछ क्वेश्चन में बी टाइम के साथ बदल रहा होगा, कुछ क्वेश्चन में तुमको डीबी बाई डी डायरेक्ट देगा। तो तुम समझ जाना कि ये क्या बदल रहा है? टाइम बदल रहा है, बी बदल रहा है। और मैं क्या कर सकता हूं? ए बदल के, फ्लक्स ए भी बदल के बदल सकता है। एरिया छोटा बड़ा करते जाऊं तो भी ईएमएफ आएगा। पकड़ो बात को। तीसरी चीज क्या है? थीटा। जैसे बी इधर है, बी इधर है और ए इधर है, अगर ये बी और ए के बीच में एंगल में चेंज करता रहूं तो भी फ्लक्स आएगा, तो भी ईएमएफ आएगा, सॉरी, तो भी करंट आएगा। तो इस पूरे चैप्टर का जिस्ट यही है बच्चों, 3 चीज कि फ्लक्स बदलना चाहिए। एक बात, फ्लक्स कैसे कैसे बदलेगा? बी बदल के, ए बदल के और थीटा बदल के। थीटा कैसे बदलेगा? अब जैसे मान लो एक कॉइल है और इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इसको घुमाने लगूं तो प्लेन घूमेगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी घूमेगा, तो ए थीटा लगातार बदल रहा है टाइम के साथ, तो भी ईएमएफ आएगा। समझ में आया ना? एक बड़ा सा लूप था, अचानक मैंने उसको छोटा कर दिया, तो एरिया बदल गया, फिर से ईएमएफ आएगा। एक मैग्नेट था, उसको पास लेके आ गया, तो पहले फील्ड कम था, बढ़ गया, तो टाइम के साथ चेंज हुआ। चेंज इंपॉर्टेंट है, चेंज होते ही क्या आएगा? ईएमएफ आएगा। फील हो रहा है ना? इस पूरे चैप्टर में यही करना है अब हमें। जिसको ये बात समझ में आ गई ईएमएफ कैसे आएगा, फ्लक्स, ये बात बस फैराडे की समझ लो। क्वेश्चन कोई भी हो उसमें 3 ही चीज हो रहा होगा, या तो बी बदल रहा होगा, जहां भी ईएमएफ और करंट आएगा, या तो बी बदल रहा होगा, या तो ए बदल रहा होगा, या थीटा। अब मैं आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें बताते ही चलूंगा कि देखो यहाँ ए बदला है, देखो यहाँ थीटा बदला है, ये मैं चीज आगे बताते चलूंगा। ठीक है ना बच्चों? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपको? सब लोग को आ रहा है समझ में बात? अब देखो बच्चों, इसमें हम डायरेक्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है ना बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इट इज द फिनोमेना ऑफ induction of EMF, it is the phenomena of induction of EMF slash current. It is the phenomena of induction of EMF slash current in a coil. It is the phenomena of induction of EMF slash current through a coil when magnetic flux changes through it. When magnetic flux changes through it with time. When magnetic flux changes through it with time. देखो वहीं तो बताया ना आपको कि टाइम के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो
तो ईएमएफ या करंट आता है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया? इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ स्लैश करंट थ्रू ए, क्या लिखा है? करंट कैरिंग, क्या लिखा है? थ्रू ए कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जब इससे मैग्नेटिक, अरे सिंपल वर्ड में याद रखो, ईएमएफ और करंट का आ जाना कब? ईएमएफ और करंट का आ जाना कब? जब एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी समय के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो एक कॉइल में ईएमएफ का आ जाना ही क्या कहलाता है? ईएमएफ मतलब बैटरी का जैसे वोल्टेज, और ईएमएफ या करंट का आ जाना ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों डेफिनेशन क्लियर है सबको? अब बच्चों इसमें लॉज होता है, लॉज ऑफ ईएमआई। क्या होता है? लॉज ऑफ ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ होते हैं बच्चों। इसमें दो लॉ होता है, एक होता है फैराडेज लॉ, एक क्या होता है? फैराडेज लॉ, और दूसरा क्या होता है? लेंज लॉ। फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। फैराडेज लॉ और लेंज लॉ ये क्या बताता है बच्चों? मैग्नीट्यूड, हाँ ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब पोलैरिटी किधर होगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों ये बताता है मैग्नीट्यूड, और ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंजेस लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये लेंजेस लॉ बताता है। ठीक है ना? अब ये याद रखो, ईएमआई के कितने लॉ? दो। कौन कौन से? फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बताता है बच्चों? मैग्नीट्यूड बताता है किसका? जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका। और ये लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन का मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, पोलैरिटी किधर की तरफ प्लस होगी, किधर की तरफ माइनस होगी, ये कौन बताता है? लेंजेस लॉ। बच्चों फैराडे के अंदर फिर फर्दर दो लॉ होता है, और लेंज के अंदर एक ही होता है। लेंज का कोई लॉ नहीं होता फर्दर, लेकिन फैराडे के अंदर दो लॉ होता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसी एक्सपेरिमेंट को फैराडेज ने अपना लॉ बना दिया। जो एक्सपेरिमेंट वो 3 किए थे, उस एक्सपेरिमेंट को लॉ बना के लिखवा दिया। क्या लिखवाया पहले में? तो बच्चों फैराडेज लॉ हेडिंग डाल के हमने लिखा था, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ लिखा था ना। लिख ले बच्चों, देखो अब इसके बाद फैराडेज के दो लॉ, फैराडेज के दो लॉ बच्चों, फैराडेज लॉ इसमें दो। पहला फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? फर्स्ट लॉ बोलता है EMF will induce only if, EMF will induce only if there is change in magnetic flux with respect to time. EMF will induce only if there is change in magnetic flux with respect to time. पहला लॉ वही बताता है जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि भाई EMF तभी तक आएगा जब तक फ्लक्स का चेंज होगा समय के साथ। बच्चों ईएमएफ तभी तक आएगा जब तक फ्लक्स का चेंज होगा समय के साथ। राज ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। समय के साथ जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक ईएमएफ आपका आएगा। ठीक है, क्लियर? इधर सुनो ध्यान से, अब आगे चले बच्चों। दूसरा लॉ इनका क्या कहता है? सेकेंड लॉ। अरे फैराडे लॉ पढ़ लो, मुझे पता है समय ज्यादा हो रहा है, घबराओ मत। सेकेंड लॉ बेटा, सेकेंड लॉ क्या कहता है? लिखो देन, हाँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्ट लिख लो। द नेट, हाँ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, magnitude of induced EMF is directly proportional to, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux, the rate of change of magnetic flux, correct? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, क्योंकि दो तरफ का फ्लक्स होता है ना, तो लिखना जरूरी है।
The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. समझ में आ रहा है ना? E is equals to d phi by dt, d phi by dt। या इसी को सिंपल फॉर्म में आप और लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो आप, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा फाई बाई डेल्टा, वो आगे आएगा ना, डी फाई बाई डी टी। यहां तक क्लियर है? टायर्ड हो गए हो? थोड़ा सा थक गए हो? अरे कोई बात नहीं, बता दो, छोड़ दूंगा। पेपर आया हो 3 बजे से, तुम लोग थक गए हो? और कोई ऑनेस्ट रिव्यू दो तो छोड़ देता हूं। थक गए ना? नहीं तो कोई बात नहीं। देखो फैराडेज हो गया है, अब इसके न्यूमेरिकल, हाँ फैराडेज हो गया, तो अब फैराडेज छोड़ के, इसलिए मैं बोल रहा था ना क्योंकि आगे लेंज पढ़ाना था, और लेंज में थोड़ा सा दिमाग लगता, लेंज में थोड़ा दिमाग लगता है, इसलिए मैं लेंज अभी नहीं करा रहा हूं। अब सुनो, नेक्स्ट क्लास में लेंज करेंगे, ठीक है ना? कल आप लोग की क्लास मैथ की सुबह हो जाएगी ना?